बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11 जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है। और चैप्टर नंबर है 11, सबसे लास्ट चैप्टर बचा हुआ है ये, पैथ्स टू मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण के रास्ते। तो बच्चों इस चैप्टर के आपके टोटल 3 पार्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। हालांकि चैप्टर बड़ा है तो आपकी वीडियोस जो है वो अराउंड आपकी 25 से 30 मिनट की सभी वीडियोस आएंगी। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम बच्चों जापान के बारे में बातें देखेंगे, ठीक है। पहले चीन और जापान का भौगोलिक अंतर देखेंगे और उसके बाद जापान जो है उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चीन और जापान के बीच जो उसका भौतिक भूगोल है, इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो चीन की हम बात करते हैं, चीन की जो भौगोलिक विशेषता है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए चीन का भौतिक भूगोल, चीन जो है वो एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र है। अर्थात आपको पता है कि चीन जो है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, महाद्वीपीय देश है, ठीक है। और यहाँ पे जो है चीन में भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो 3 प्रमुख नदियां हैं। एक है पीली नदी जिसे हुआंग हे कहते हैं, एक है पाल्य नदी और एक है यांगसी नदी जिसे छांग जियांग कहते हैं। और ये जो नदी है यांगसी नदी, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, अर्थात तीसरी सबसे लंबी नदी है। और जो पूरा देश है यानी कि चीन का जो पूरा देश है वो अधिकतर इसका हिस्सा जो है वो पहाड़ी है। दूसरी चीज, यहाँ पर हान समुदाय जो है वो प्रमुख जातीय समुदाय है एवं प्रमुख भाषा है यहाँ की चीनी। लेकिन यहाँ पे कई राष्ट्रीयता पाई जाती है जैसे कि उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती, ये इस प्रकार की यहाँ पे पाई जाते हैं। बच्चों आगे वीडियोस में हम मांचू साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसका खत्म कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। उसके बाद है कि चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है, अर्थात जो चीनी खान पान होता है उसमें विविधता पाई जाती है। जैसे कि इसके उत्तर में जो है वो गेहूं चावल खाए जाते हैं, और पूरब में, और इसके उत्तर में गेहूं जो है वो मुख्य आहार है। और जो व्यापारी थे इनके द्वारा मिर्च एवं मसाले जो लाए गए, ये काफी अच्छे मसाले जो ये थे खाने बनाने में काम आते थे। कैंटोनी डिमसम अर्थात दिल को छू लेने वाले, ये कुछ खान पीन है चीन के बारे में, ठीक है। आगे जो अब हम देखेंगे वो है जापान की भौगोलिक स्थिति। तो जापान की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जापान की भौगोलिक स्थिति। पहला पॉइंट, जापान जो है वो एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है, अर्थात जापान जो है वो एक ऐसा देश है जिसके साथ में कई द्वीप श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें 4 मुख्य द्वीप हैं। सबसे पहला द्वीप है होशु, क्योशु, शिकोकू और होकाइडो। ये 4 द्वीप है जापान की श्रृंखला में संबंधित जो है। यहाँ पे मुख्य द्वीप जो है वो 50% से अधिक इनकी जमीन पहाड़ी है, अर्थात यहाँ के मान लीजिए ये 4 जो है वो मुख्य द्वीप समूह है, इनकी चारों की जो जमीन है वो 50% जो है वो कैसी है, जमीनी जो है पहाड़ी है, ठीक है। जापान आपको पता है कि बहुत ही सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आते जाते रहते हैं। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, अर्थात यहाँ पे जो जनसंख्या वो देखते जापानी तो है, लेकिन कुछ जनसंख्या जो अल्पसंख्यक है जैसे कि आयनु और कोरियाई लोग, ये क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। आगे है कि जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है, अर्थात जापानी लोग जो है पशुपालन तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मछली है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कच्ची मछली, साशिमी और सुशी, ये दोनों ही क्या है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। एवं यहाँ की जो सबसे मुख्य फसल है वो है चावल। तो ये है जापान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बातें, ठीक है। क्या क्या बातें हैं, सबसे पहले कौन सी बात आएगी, एक द्वीप श्रृंखला है, 4 मुख्य द्वीप समूह है, होशु, क्योशु, शिकोकू और होकाइडो। 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है, सक्रिय भूकंप वाला ये क्षेत्र है, अधिकतर जनसंख्या जापानी है, मुख्य फसल चावल है, मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है जैसे कच्ची मछली और साशिमी और सुशी, ठीक है। तो ये होगी जापान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। आगे अब हम बात करते हैं जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है। जापान की राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही है, ठीक है। तो जापान की राजनीतिक व्यवस्था, तो देखिए जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, अर्थात जापान जो था जब ये आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात हो रही है, तो जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन था। लेकिन 12वीं सदी तक आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे, अर्थात
12वीं शताब्दी से पहले क्योतो में रहने वाले सम्राटों का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद सत्ता जो थी वो शोगुनों ने अपने हाथ में ले ली थी, ठीक है, जो कि सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। अगला पॉइंट है कि 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम रहे थे। अर्थात ये जो शोगुन थे जिन्होंने क्योतो को हरा दिया था और सत्ता हाथ में ले ली थी, इन्होंने तकरीबन 260 साल, ठीक है, तकरीबन 260 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। कहां पर? जापान पर, ठीक है। और वो कौन सा था? तोकुगावा परिवार। देश जो था वो 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। दैम्यो जो थे वो शासन चलाते थे किनका? ये जो देश बटे हुए थे 250 इनका, ठीक है। अब ये जो दैम्यो थे वो किसके अंतर्गत काम करते थे? शोगुन, क्योंकि शोगुन जो थे वो शासक थे। तो देखिए ये जो शोगुन थे, एक सेकेंड इसको क्लीन करते हैं एक बार, एक सेकेंड। देखिए ये जो शोगुन हुआ करते थे ये दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। और दैम्यो कौन थे? जो देश के ये 250 भाग थे, अलग अलग भागों को एक एक भाग इन दैम्यो को दे दिया जाता था और ये उन पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए एक राजधानी एदो आधुनिक टोक्यो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा ना रहे, ठीक है। शोगुन जो थे वो प्रमुख शहरों और खदानों पर नियंत्रण के लिए नियंत्रण रखते थे। अर्थात शोगुन जो थे वो प्रमुख शहरों और खदानों पर नियंत्रण रखते थे, साथ ही साथ किस पर? दैम्यो पर भी नियंत्रण रखते थे। समुराई अर्थात जो योद्धा वर्ग था ये शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुनों तथा दैम्यो की सेवा में लगे थे। अर्थात जो समुराई हुआ करते थे जापान में, जिन्हें योद्धा वर्ग कहते हैं, तो ये लोग जो थे वो शासन करने वाले कुलीन होते थे जो कि शोगुनों एवं दैम्यो इनकी सेवा में लगे होते हैं। सिंपल सी बात है, जब सैनिक है तो ये शासक की और अपने मंत्री वगैरह जो है उनकी सेवा तो करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से ये बातें थी, ठीक है। तो ये जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके बारे में ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद ये बात है कि 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें से था सबसे पहला था, एक सेकेंड, 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन। इन तीनों ही महत्वपूर्ण परिवर्तन का जो उद्देश्य था वो था राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना। अर्थात राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाने के लिए और शोगुनों के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की गई, जो 3 परिवर्तन कहे जाते हैं। तो चलिए उन्हें देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला इन्होंने कहा किसानों के लिए, मतलब किसान जो थे उनसे हथियार ले लिए गए और अब वे केवल समुराई तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही। अर्थात 16वीं शताब्दी से पहले क्या होता था, किसान भी हथियार रखते थे, लेकिन 16वीं शताब्दी में शोगुनों ने हथियार इन किसानों से ले लिए ताकि इससे शांति की जो व्यवस्था है वो बनी। उसके बाद दैम्यो को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए और उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। अर्थात जो दैम्यो हुआ करते थे, जो कि किसी एक क्षेत्र पर राज करते थे, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा गया कि आप जो है राजधानियों में रहेंगे, ठीक है, और आपको कुछ और अधिक स्वायत्तता दी जाएगी जिससे आप अपना कार्य जो है वो अधिक स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से कर पाएंगे। अगला पॉइंट, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण भी किया गया। अर्थात 16वीं शताब्दी में क्या किया गया कि मालिकों और करदाताओं का निर्धारण, यानी कि मालिक कौन होगा, करदाता कौन रहेंगे, इन सभी का सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद जो उत्पादकता का आधार था, ठीक है, उसके आधार पर करदाता, मालिक, इन सभी को बराबर बराबर जो भूमि था उसका वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में ये कुल 3 जो परिवर्तन हुए थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इन सभी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ एक था, राजस्व के लिए एक स्थायी आधार को बनाना, विकसित करना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है जो दैम्यो में राजधानियां बढ़ी उनके बारे में, ठीक है, दैम्यो के द्वारा जो राजधानियां बढ़ाई गई इनके बारे में। तो देखिए 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। एदो क्या था? ये जापान की राजधानी थी उस समय की, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी बन गया। यहाँ पे कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर थे जो लगभग 50,000 जिनकी जनसंख्या होती थी। अर्थात इस एदो शहर में कुछ ऐसे छोटे शहर थे जिनकी संख्या 50,000 से अधिक थी।
वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और वित्त एवं ऋण की प्रणालियां स्थापित हुई। अर्थात वाणिज्यिक एवं जो अर्थव्यवस्था थी इसका अधिक विकास हुआ एवं जो ऋण प्रणालियां अर्थात करदाता जो थे वो और अधिक उत्पन्न हुए अर्थात उनका विकास हुआ। आगे है व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। अर्थात अब क्या था कि ये नहीं देखा जाता था कि व्यक्ति का पद है वो क्या है, नहीं, अब व्यक्ति के गुण देखे जाने लगे कि व्यक्ति का गुण क्या है उसे मूल्यवान माना जाने लगा। आगे शहरों में संस्कृति को बढ़ावा मिला तथा नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया गया। अर्थात जो शहर थे उनमें संस्कृति को अधिक बढ़ावा दिया गया, नाटकों को एवं कलाओं को प्रोत्साहन किया गया ताकि लोग जो है उनकी जापान के शासक के प्रति जो एक विश्वास है वो बना रहे। ठीक है, तो शहरों में संस्कृति को बढ़ावा मिला, नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन भी मिला। जापान में जो लोग थे उनको पढ़ने का बहुत शौक था। ठीक है, जापान के जो लोग थे उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। यहाँ होनहार लेखक केवल लेखनी के काम से ही अपनी जीविका चलाते थे। अर्थात यहाँ पे जो लोग थे वो अपनी लेखनी से ही अर्थात अपने लिखने के कार्य से ही जो पैसा था वो कमा लेते थे। ठीक है, फिर आगे देखिए एदो शहर जो था, ठीक है, एदो शहर में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पे ले जाते थे। अर्थात मान लीजिए एदो शहर में अगर नूडल की कीमत जो कटोरी है उसकी कीमत 10 रुपए, तो 10 रुपए में व्यक्ति जो था वो किसी भी किताब को पढ़ने के लिए किराए पे ले जा सकता था। तो आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि वहां पर जो छपाई का कार्य था वो कितना उत्तीर्ण था, कितना विकसित था एवं वहां पे जो विक्रय शक्ति थी पुस्तकों की वो कितनी अच्छी थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगला देखिए, आगे पॉइंट एक और है जापान की अमीरी की होने के बारे में। अर्थात जापान जो है वो एक अमीर शहर है, इसके बारे में। तो अधिकतर क्या है, लोग जो है वो जापान को अमीर देश मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि जापान जो था वो चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुओं का आयात करता था, साथ उनसे लेता था। इन आयातों के लिए चांदी और सोने की कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर असर तो जरूर पड़ा। अर्थात देखिए यहाँ पे मतलब समझिए इसको दोबारा से कि जो जापान था वो क्या करता था, चीन से और भारत से, ठीक है, किससे? चीन से रेशम लेता था और भारत से कपड़ा लेता था जो कि काफी महंगा होता था, और इसके बदले में चांदी और सोने की जो कीमत दी जाती थी, हालांकि उससे अर्थव्यवस्था पर कुछ असर तो जरूर पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा की कीमत धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। अर्थात इस व्यापार की वजह से ये जो सोना चांदी थी इसके निर्माण में और इसके निर्यात पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई। आगे इन्होंने क्योतो में निशिजन जो कि एक बस्ती है, ठीक है, उसमें रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। अर्थात जापानी जो लोग थे इन्होंने क्या किया, क्योतो में निशिजन जो कि एक बस्ती है जहां पे रेशम उद्योग लगाए हुए हैं, तो वहां पर रेशम उद्योगों के विकास के लिए कदम उठाए जिससे कि रेशम का जो आयात था वो कम किया जा सके। अगला पॉइंट, मुद्रा का बढ़ते इस्तेमाल, मुद्रा का जो इस्तेमाल था वो बढ़ने की वजह से चावल के शेयर बाजार का निर्माण हुआ एवं जैसे अन्य जो विकास थे वो हमें देखने को मिलते हैं जो कि अर्थतंत्र की नई दिशा को विकसित कर रहा था। वहीं जापान के शहर के नामकरण की अगर हम बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जापान तथा द्वीपों को भगवान ने बनाया है एवं सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी होते हैं। अर्थात पौराणिक कथा के अनुसार जो जापान है, ठीक है, जापान शहर एवं जापानी जो द्वीप हैं इनको भगवान ने बनाया है और जापान पे राज्य कर रहे जो सम्राट हैं वो सूर्य देवी के पुत्र हैं, अर्थात उत्तराधिकारी हैं, सूर्य देवी के उत्तराधिकारी। तो जापान के बारे में, इसके नामकरण के बारे में ये आपको चीजें पता चल गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों वो तकरीबन आपका वीडियो 3rd में बताना चाहिए था, लेकिन इसमें आपको बताने का फायदा ये है ताकि आगे आपको देखना नहीं पड़ेगा और इस पॉइंट को आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ये हार नहीं हार है, ठीक है, ये है हार। हार के बावजूद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। अर्थात जापान जो था, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने बम गिराए, ठीक है, तो बम गिराने के बाद भी जो विध्वंस हुआ उसके बाद भी जापान जो था
वो एक नई वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वो कैसे उभरा था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कई विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि अमेरिका के द्वारा युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय अर्थात परमाणु बम गिराए गए। ये काफी सही है, ये इन विद्वानों का कहना है। दूसरे विद्वान कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस हुआ है, जो दुख दर्द का तांडव हुआ है, वह पूरी तरह से अनावश्यक है। अर्थात इन विद्वानों का कहना है कि आपने परमाणु बम गिराए इन 2 शहरों पे, तकरीबन लाखों लोग मारे गए हैं और ऐसे लोगों कुछ मतलब बहुत से लोग ऐसे जिन्हें ऐसी बीमारियां हो गई जो कभी ठीक नहीं होंगी। तो इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस हुआ है, जो दुख दर्द का तांडव हुआ है, ये अनावश्यक था, ये आलोचकों का कहना है। ठीक है, उसके बाद अब जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद जापान ने अपनी आर्थिक शक्ति को और अधिक मजबूत करने के लिए कई कार्य किए। जैसे सबसे पहले किया कृषि सुधार। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? कृषि सुधार। व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन। जापानी अर्थव्यवस्था में बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की कोशिश की गई। अर्थात इन्होंने जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि में बहुत सारे सुधार किए, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन किया एवं जो जापान में बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने अपना एकाधिकार कर रखा था, उन कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने की कोशिश की गई। उसके बाद राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए जिसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। अर्थात जब ये युद्ध हो गया, परिणाम भी आ गए, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों को संगठित किया गया और जब ये युद्ध हो गया उसके पश्चात 1946 में, ठीक है, 1946 में पहली बार मतदान हुए और इन मतदानों में महिलाओं ने भी मतदान किया था, महिलाओं ने भी अपना जो वोट था वोट डाला था। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया किसके बारे में, जो महिलाएं चुनाव हुए थे उसके संबंध में। आगे देखते हैं, अपनी भयंकर हार के बावजूद भी जापान अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। अर्थात इतना सब कुछ होने के बाद, जो युद्ध वगैरह हो गए, इसके बाद भी जो जापान की अर्थव्यवस्था थी उसका इतनी तेजी से पुनर्निर्माण हुआ जिसे आप एक युद्धोत्तर चमत्कार कह सकते हैं। लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था, मतलब ये चमत्कार ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक था, क्योंकि इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में ही निहित है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता चली। उसके बाद कुछ बातें और हैं जो कि जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जाननी चाहिए। सबसे पहला है कि संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप में इसी समय ढाला गया। अर्थात जब 1946 के बाद जो चुनाव हुए उसके बाद संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप में ढाला गया। सरकार, नौकरशाही और उद्योगों के बीच एक करीबी रिश्ता कायम किया गया। अर्थात सरकार के बीच में, नौकरशाही के बीच में और जो उद्योगपति थे इनके बीच में एक रिश्ता कायम किया गया ताकि विकास को सही राह दी जा सके। अमेरिकी समर्थन के साथ साथ कोरिया और वियतनाम में जंग से अपनी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। अर्थात अमेरिका से जो इसका संघर्ष हुआ था, ठीक है, उसके बाद अमेरिका ने इस जापान को क्या किया? समर्थन दिया। साथ ही साथ कोरिया और वियतनाम जो था, इन्होंने भी क्या किया? जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी मदद की। अब कुछ और कदम उठाए जापान ने कि 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेलों का आयोजन मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गया। अर्थात 1964 में टोक्यो में जो ओलंपिक खेल हुए थे ये जापान की मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक माने गए। उसके बाद 1964 में लगभग 200 मील प्रति घंटा से चलने वाली बुलेट ट्रेन का निर्माण हुआ जो कि बहुत ही बेहतर और एक सस्ता उत्पाद इनके लिए माना गया। 1990 तक पर्यावरण से संबंधित कठोरतम नियम अमल में लाए गए जिससे उद्योगों से पर्यावरण में होने वाली जो हानि थी उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो जो मुख्य कदम थे वो कौन कौन से उठाए? सबसे पहले तो कि संविधान को औपचारिक रूप से, गणतांत्रिक रूप से इसको उसी समय बताया गया। सरकार के बीच, नौकरशाही के बीच और उद्योगपतियों के बीच में एक अच्छा रिश्ता कायम किया गया। अमेरिका ने समर्थन दिया, कोरिया ने एवं वियतनाम ने समर्थन दिया जापान की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत करने के लिए। 1964 में टोक्यो में हुए जो ओलंपिक खेल थे वो मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक माने गए। 1964 में एक बुलेट ट्रेन का निर्माण किया गया जो कि 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी और ये लोगों तक बेहतर एवं सस्ता उत्पाद भी पहुंचाती थी।
1990 से पहले पर्यावरण से संबंधित जो नियम थे वो काफी कठोर नहीं थे, काफी सरल थे और कोई भी इनको तोड़ मरोड़ सकता था। लेकिन 1990 के बाद पर्यावरण से संबंधित कठोर नियम बनाए गए एवं उन्हें अमल में भी लाया गया। तो ये था जब जापान पर हमला हुआ, युद्ध हो गया, उसके बाद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से दोबारा से निखारा। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार दोबारा से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले चीन और जापान के भौगोलिक अंतर की हमने बात की, जिसमें चीन की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पहले देखा, जापान की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं इसके बारे में हमने सभी पॉइंट्स को जाना। फिर हमने देखा जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके बारे में, जिसमें शोगुन, दाइम्यो, समुराई, इन सभी चीजों के बारे में देखा। उसके बाद 16वीं शताब्दी में 3 परिवर्तन हुए जिनका उद्देश्य था राजस्व के लिए एक स्थायी आधार को बनाना, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद जो दाइम्यो की राजधानियां थी वो बड़ी होने लगी, इनकी क्या क्या विशेषताएं रही थी ये हमने देखा। उसके बाद जापान जो था वो एक अमीर देश माना जाता था, क्यों माना जाता था, क्या क्या इसमें कार्य हुए, इसके नामकरण के बारे में, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। फिर लास्ट में देखा हमने हार के बावजूद जब अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया गया, उसके बाद भी इसने अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को किस तरह से उभारा, ये सारी चीजें हमने देखी। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और कमेंट करके जरूर बच्चों बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।